कि पेस्टिसाइड्स जो हैं वो कीमियाई मादे होते हैं, फसलों के अंदर पाए जाने वाले पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के दौर में हम जितनी भी ग़िज़ाएँ जो खा रहे हैं, इन तमाम में पेस्टिसाइड्स कमोपेश बहुत कम मिक़दार में ये एक या दूसरे किस्म का पेस्टिसाइड मौजूद है। ये पेस्टिसाइड्स इटसेल्फ क्या कहते हैं, कीड़े मारने की जो दवा है, तो ये दवाएं जो है पानी के साथ बहते बहते लो लाइंग एरिया में यानी तालाब में या पानी के कुंटे में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड फूड है, जो वेजिटेबल्स है, क्रॉप्स है, हमें पता नहीं है कि भाई इसमें क्या पेस्टिसाइड है या नहीं, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इससे भी जो है इनडायरेक्टली हम लोगों को पेस्टिसाइड्स का मतलब लॉन्ग रन में भी इफ़ेक्ट हो सकता है कि मूसी रिवर इज़ कम्प्लीटली पोल्यूटेड है, यानी उसमें कंटामिनेटेड है, इसमें हेवी मेटल्स भी होते हैं। ये जो पुदीना है या कोरिएंडर है, कोतमीर है, हरा धनिया और ये स्पिनच, इसको इस्तेमाल अगर इसको कंज्यूम कर रहा ह्यूमन बीइंग, नेचुरली दे आर अफेक्टेड बाय सम लिवर और किडनी डिजीजेस और लिवर किडनी डिसऑर्डर से मुतासिर हो सकते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादिर फिर एक बार एक अहम मौज़ू और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे साथ आज प्रोफेसर मकबूल अहमद साहब मौजूद हैं। मकबूल सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, थैंक यू। गुफ्तगू शुरू करने से पहले प्रोफेसर साहब का मुख्तसर से तारुफ़ करना चाहूँगा। आप पिछले 20 साल से रिसर्च और टीचिंग की फील्ड में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। करंटली आप डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी मानो से एसोसिएटेड है। एक बुनियादी सवाल से, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग सवाल से हमारी गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये बात कही जाती है कि वी आर व्हाट वी ईट, हम जो है वो जो चीज़ खाते हैं हम वो बन जाते हैं। ये जो बात है, इसका जो रिलेवेंस, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो सिग्निफिकेंस, इसकी जो अहमियत है आज के ज़माने में ख़ास तौर पे, उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। जी हाँ, देखिए, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज के तारीख़ में हम जो ग़िज़ा खा रहे हैं कि क्या ये ग़िज़ा कितनी सेफ़ है, इस बारे में अगर हम गौर करें तो इसका लिंक जो है रास्त तौर पर पेस्टिसाइड्स पे जाता है। जैसा आप जानते होंगे कि पेस्टिसाइड्स जो हैं वो कीमियाई मादे होते हैं जो फसलों के अंदर पाए जाने वाले पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जैसा आप जानते हैं, फसलों के दरमियान कई सारे हशरात पाए जाते हैं जिसको हम इंसेक्ट्स कहते हैं। इंसेक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं और इसलिए इन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से पौधों में यानी फसलों में, जैसा कोई भी फसल ले लीजिए, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियां फंजाई की वजह से यानी फफूंद की वजह से फैलते हैं और इन फफूंद या इन फंजाई को कंट्रोल करने के लिए या उसको ख़ात्मा करने के लिए फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। आप बखूबी जानते हैं, कोई भी फसल ले लीजिए, हम देखते हैं जैसे कि मकई का है, जवार या गेहूँ का है, इन फसलों के दरमियान में छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं जिनको वीड्स कहते हैं। ये अनवांटेड प्लांट्स हैं, इनका रहना या ना रहना एक ही है। ये क्या है, मेन क्रॉप से कॉम्पीट करते हैं, इसलिए इन वीड प्लांट्स को या हर्ब्स को फसलों से निकाल दिया जाता है। उसका एक तरीका है हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह से पेस्टिसाइड्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हर्बिसाइड्स कहलाते हैं, फंजीसाइड्स होते हैं, वीडिसाइड्स या रोडेंटिसाइड्स होते हैं। रोडेंटिसाइड्स मतलब जैसा कि चूहे हैं, रैट्स हैं, माइस हैं, इनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के ये पेस्टिसाइड्स हैं। मुझे लगता है कि आज के दौर में हम जितनी भी ग़िज़ाएँ जो खा रहे हैं, जो भले आप वेजिटेबल्स की ले लीजिए, फ्रूट्स की ले लीजिए या सीरियल क्रॉप्स की ले लो या पल्सेस ले लिए, इन तमाम में पेस्टिसाइड्स कमोपेश
बहुत कम मिक़दार में ये एक या दूसरे किस्म का पेस्टिसाइड मौजूद है। तो इस वजह से मैं कहूँगा शायद यही एक इफ़ेक्ट पौधों में या फलों में हम देख पा रहे हैं आज की तारीख में। प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि पेस्टिसाइड्स जो है ना, प्राइमरली इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे पौधे हैं, जो हमारा वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, इनकी हिफाजत हो, चाहे वो कीड़ों से हो, चाहे जो है चूहों से हो, चाहे किसी हर्ब्स जैसे आपने कहा वीड्स जो अनवांटेड रहते, उनसे हिफाजत के लिए है। लेकिन ये बात सुनने में और जानने में आती है कि ये फिर इंसानों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते। कहाँ हम जो है वो लाइन ड्रॉ करें कि ये पेस्टिसाइड कहाँ पर जाके इंसान की सेहत को भी ख़राब करना शुरू कर देते हैं? जी हाँ, आपने सही फरमाया कि पेस्टिसाइड्स सिर्फ हम लोग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर फ्यूमिगेशन करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स का ही फ्यूमिगेशन होता है, या स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स का। तो पेस्टिसाइड्स नो डाउट ये पेस्ट को तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि ये पेस्टिसाइड मिट्टी के अंदर दाखिल हो जा रहे हैं। तो ज़मीन के अंदर मिट्टी में दाखिल होने के बाद बारिश के मौसम में या रेनी सीज़न में जब बारिश बरसने लगती है, उस दौरान क्या होता है कि पानी इन पेस्टिसाइड्स को, यानी इन जहरीली, मतलब ये पेस्टिसाइड्स इटसेल्फ क्या कहते हैं, कीड़े मारने की जो दवा है जिसको हम हशरात कश भी कहते हैं, तो ये दवाएं जो है पानी के साथ बहते बहते लो लाइंग एरिया में, यानी तालाब में या पानी के कुंटे में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से जब पेस्टिसाइड्स पॉन्ड्स या पानी के कुंटे में पहुंचेंगे तो तालाबों में जितने भी जो आबी पौधे हैं, आबी जानवर हैं, ये पूरा का सारा निज़ाम जो है ये पेस्टिसाइड से मुतासिर हो रहा है। तो हम लोगों को भी रास्त तौर पर या बिल रास्त तौर पे हम ऐसा कह सकते हैं कि पेस्टिसाइड से हम लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इंसान किस तरह से पेस्टिसाइड से मुतासिर हो रहा है, तो इसके दो रीज़न्स मैं दो तरह से बता सकता हूँ। एक डायरेक्ट एक्सपोजर यानी रास्त तौर पर एक्सपोज हो रहा है, दूसरा जो है इनडायरेक्ट एक्सपोजर यानी बिल रास्त तौर पे। अब आप कहेंगे कि भाई डायरेक्ट एक्सपोजर किस तरह से हो रहा है, तो डायरेक्ट एक्सपोजर में कौन लोग आ रहे हैं, तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में जो काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, तो ये वर्कर्स रोज़ाना जो है पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो लोगों को जो है डायरेक्टली पेस्टिसाइड से एक्सपोज हो रहे हैं ये लोग। तो और उसके साथ साथ फार्मर्स हैं और क्या कहते हैं लैंड्स में, क्रॉप लैंड्स में, क्रॉप फार्म्स में जो स्प्रे करते हैं, ये वर्कर्स भी जो है रास्त तौर पे एक्सपोज हो रहे हैं। अगर बिल रास्त तौर पे इनडायरेक्ट वे में कौन एक्सपोज हो रहे, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड फूड है, जो वेजिटेबल्स है, क्रॉप्स है, ये फूड जैसे कि फ्रूट्स हैं, ये तमाम जो है हमें पता नहीं है कि भाई इसमें क्या पेस्टिसाइड है या नहीं, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इससे भी जो है इनडायरेक्टली हम लोगों को पेस्टिसाइड्स का मतलब लॉन्ग रन में भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मकबूल सर, अगर हम देखें कि ख़ुद हैदराबाद, ये चौंकने वाली बात है कि जो मूसी रिवर है, जहाँ पर जो है पूरा सिटी का बोथ न्यू एंड ओल्ड सिटी का जो है ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है। थोड़े दिन पहले ही जब सैलाब आया था तो ये देखने में ज़्यादा मालूम हुआ। वहाँ पर चौंकने वाली बात यह है कि लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, और फिर कोतमीर हो या छोटे छोटे जो पालक हो वगैरह, फिर वहीं पर फिर बेच दे रहे हैं। कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है बात के अंदर, और इसका क्या असर हो रहा है? नहीं, ये देखिए, आप जो सवाल करे हैं, ये सवाल इसका कोई कंटेंट मैंने तकरीबन 2 या 3 साल पहले दक्कन क्रॉनिकल में शायद पढ़ा था, और ये नो डाउट ये सच्चाई है कि मूसी रिवर के किनारे कई सारे लोग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लैंड में जो है इसकी काश्त कर रहे हैं। जैसा कि स्पिनच है, पालक है, और मिंट यानी पुदीना है, और कोरिएंडर ये धनिया है, ये तीनों जो वेजिटेबल्स को जो है इनकी काश्त कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये काश्त तो कर रहे हैं, अब उन लोगों को पता नहीं है कि भाई क्या इन वेजिटेबल्स में या इन लीफी वेजिटेबल्स में क्या केमिकल सब्सटेंस कुछ आ रहे हैं इसके प्लांट्स के अंदर। तो बिल्कुल कह सकते हैं मूसी रिवर के अंदर आप
हम तमाम को पता है, इवन हैदराबाद की क्या, हैदराबाद सराउंडिंग लोगों को भी पता है कि मूसी रिवर इज़ कम्प्लीटली पोल्यूटेड है, यानी उसमें कंटामिनेटेड है, इसमें हेवी मेटल्स भी होते हैं, कई सारे हेवी मेटल्स पाए जाते हैं, और नो डाउट पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स वो तो कहीं से भी आ जाएंगे। तो ये जब इस पानी का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं काश्तकारी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो वाटर में जो पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये प्लांट के अंदर तो दाखिल होंगे ही ज़रूर से। तो इस तरह से जब ये जो पुदीना है या कोरिएंडर है, कोतमीर है, हरा धनिया और ये स्पिनच, इसको इस्तेमाल अगर इसको कंज्यूम कर रहा ह्यूमन बीइंग, नेचुरली दे आर अफेक्टेड बाय सम लिवर और किडनी डिजीजेस और लिवर किडनी डिसऑर्डर से मुतासिर हो सकते हैं। बिल्कुल। मकबूल सर, अगर हम अभी तक जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की हमने बात की, अगर हम मिल्क की बात करें, बफलो मिल्क की बात करें, और उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, एक तरफ जो है हमारी आबादी बढ़ रही है, उसको सस्टेन करना है, हर दिन जो है इतना आपको दूध लेना होगा, इतना आपको विटामिन्स लेना होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए सप्लाई साइड में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। जी हाँ, देखिए अब्दुल खादर साहब, ऐसा है, ये इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि एक वेटरनरी डॉक्टर बखूबी बता सकता है। उसके बावजूद जितना मुझे इस बारे में इल्म है मैं बताऊंगा कि ऑक्सीटोसिन एक ऐसा इंजेक्शन है, आम तौर पर ड्यूरिंग डिलीवरी पीरियड दिया जाता है, ये तमाम हॉस्पिटल्स में मिलता है। लेकिन ये देखा गया कि ये जो इस इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन को भैंस और गाय को भी दिया जाता है। अब भैंस और गाय को देने की वजह क्या है, उसके रीज़न क्या है कि भैंस और गायों में अगर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं तो जानवरों में दूध देने की जो क्षमता रहती है, कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। आम तौर पे होता क्या है कि गाय हो या भैंस हो, गाय जो है सिर्फ इतना दूध अपने बॉडी से रिलीज़ करती है जो अपने बछड़े को ज़रूरत होती है। लेकिन अब इंसान क्या है, मफाद पसंद इंसान है, मतलब कहने का मतलब ये सेल्फिश इंसान है, इसको दूध चाहिए, बिज़नेस, दूध का बिज़नेस कोई कर रहा तो उसको दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है बफेलोस को या गाय को देता है। तो उस तरह से ऑक्सीटोसिन देने की वजह से क्या है, दूध नॉर्मल कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा दूध हासिल होता है। तो लेकिन ये इलीगल सिस्टम है, इसको बढ़ावा नहीं देना है। गवर्नमेंट भी जो है इस पर नज़र रखी हुई है, कई जगह पर ऑक्सीटोसिन के हज़ारों वायल्स को पकड़ लिए हैं लोग, गवर्नमेंट बॉडी वाले। तो इस तरह से ये क्या है कि ये ऑक्सीटोसिन से, जैसा आप जो आपका सवाल में ये भी था कि भाई आप जो कर रहे हैं कि उससे क्या नुकसान भी हो सकता है, तो मैं यही कहूँगा कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देने से यहाँ पर इसके दो पहलू मैं कहूँगा। एक, ऑक्सीटोसिन देने से जानवरों की यानी बफेलोस और गाय की हयाती मुद्दत जो होती है, लाइफ स्पैन, वो डिक्रीज हो जा रही है, और इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी ख़त्म हो जा रही है, कम हो रही है। तो एक जानवरों का एक नुकसान। अगर आप दूध की बात करें, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से जो हमें हासिल जो हो रहा है दूध, अगर इस दूध को बच्चे हो या बड़े अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो रिसर्च बताती है, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स ये बताते हैं कि जो कंज्यूम कर रहा उसको ब्रेन हेमरेज होने की चांसेस है, और फिर जो लड़कियां अर्ली एज में जो है प्यूबर्टी स्टेज में पहुंच रहे हैं, और अगर मेल में बात किया जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जो प्रोस्टेट के जो कैंसर होते हैं उसका शिकार हो रहे हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के डिज़ॉर्डर्स है, बीमारियों का शिकार होता है। तो ये बहुत ही डेंजर है फ्यूचर के लिए ऑक्सीटोसिन का। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि भाई गवर्नमेंट तो पूरी नज़र रखी है, लेकिन हम लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है, सिटीज़न को भी, कि भाई एक नागरिक की हैसियत से हमें भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ से मिल्क आ रहा, उसका ख्याल हमें भी रखना पड़ेगा कि भाई क्या ये पोल्यूटेड है, कंटामिनेटेड है, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए।
प्रोफेसर साहब, एक तो डाइट प्लेटर हम देखें तो दूध हो गया, फिर वेजिटेबल फ्रूट्स हो गया, फिर एक मीट है, मीट के अंदर जो है प्रोसेस मीट, फ्रोज़न मीट जो है ना बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। ये क्या क्यों ये आया वजूद में, और फिर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों के कंजम्पशन के बाद, उसके ऊपर थोड़ा बताइए। देखिए, फ्रोज़न फूड है या फ्रीज़र में रखा हुआ फूड कोई भी ले लीजिए। अब ऐसा होता है कि भाई आज के तारीख में इंसान मेहनत करना नहीं चाहता है और रेडीली अवेलेबल जो फ्रेश फूड है उसको खाने के बजाय ये फ्रोज़न फूड इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि वेन एवर फ्रेश फूड इज़ अवेलेबल यू शुड नॉट गो फॉर फ्रोज़न फूड। ये तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट है। देखिए, फ्रीज़र में या फ्रोज़न फूड, फ्रीज़र में रखा हुआ फूड हो या फ्रोज़न फूड है, उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ में थोड़ी सी कमी होती है। और फूड जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर को जो है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में मेंटेन किया जाता है। अगर 0 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो फूड जो है स्पॉइल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइमल एक्टिविटी होती है वो पूरी तरह से कंट्रोल में होती है। और वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जो भी जो इफ़ेक्ट करेंगे, मुतासिर करेंगे फूड को स्पॉइल करने के लिए, वो तमाम जो है लो टेम्परेचर की वजह से डॉर्मेंट स्टेज में रहेंगे। तो अब ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री है। हमें पता नहीं कि कब करंट गया, बिजली गई है। फ़र्ज़ कीजिए रात में जो है बिजली गई 10 घंटे, हमें पता नहीं चला। लेकिन फूड जो है, जैसे कि मीट है या कोई भी फूड रखा हुआ है, तो उसमें जो है फंजाई या बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फ्रोज़न फूड, ये रेडीली अवेलेबल फ्रेश फूड को इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेजिटेबल मार्केट है, वहाँ पर क्या करते हैं लोग, कंज्यूमर को बहकाने के लिए, फ़र्ज़ कीजिए कि कैरेट बेच रहा, कोई गाजर बेच रहा, तो ऊपर जो है लाल रंग की जो है लाइट एक्सपोज कर रहा, और कोई जो है पालक बेच रहा है, कोई ग्रीन वेजिटेबल बेच रहा, तो ग्रीन कलर का फोकस कर रहा। तो आदमी जो है कंफ्यूज हो जाएगा, देखकर बड़ी फ्रेश है तरकारी, इससे मतलब खरीद लेता है। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। अब आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, इवन एप्पल ले लो या अंजीर ले लीजिए, और भी कई सारे फ्रूट्स हैं, तो उनके ऊपर जो है वैक्स की एक परत होती है। ये बहुत डेंजरस है, किसी को पता नहीं रहता है। देखने में इतना अच्छा लगते हैं, भाई ये एप्पल जो है बड़ा ताज़ा है, बहुत फ्रेश है, चमकदार है, लेकिन वो वैक्स की वजह से चमक रहा है। लेकिन इसको जो है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, पहले जो है पानी से साफ कर ले। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मार्केट हिंदुस्तान में हर साल 20 से 25% बढ़ोतरी की तरफ, इजाफे की तरफ पहुँच रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्ट्रिक्टली वन शुड नॉट यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड। ये स्ट्रिक्टली इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, USDA का भी इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑर्गेनिक आम है मार्केट में रखे हुए, कहते हैं कि हम किस तरह से एतबार करें उसको, किस तरह से भरोसा करें, क्या वाकई में ये ऑर्गेनिक मैंगोस है। लेकिन उसको सर्टिफाई करने के लिए कुछ पन्नियों में डालकर एक स्टैंप, एक ठप्पा लगा रहना है कि भाई, हाँ जी, हॉल मार्क रहना है कि भाई ये सर्टिफाइड फूड है, तो हम लोग इसके ऊपर ये सेफ है, तो ये ऑथेंटिक फूड है, हम समझ के मानेंगे।